हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर, ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बहुत प्यारी चीजें हम सीखने वाले हैं। आज हम ज्योमेट्री का थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी साथ के साथ करेंगे। अब इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, ये मुझे पता है, तो आप क्यों ना आज 2 नंबर अपने पक्के कर लें, क्योंकि 2 नंबर का तो ये आ ही रहा है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, जिनमें एक क्वेश्चन थ्योरी वाला और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला। तो दोनों ही चीजें हम कवर करेंगे। मैं चाहूंगा एक बार वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर कर दिया जाए, और जो बच्चा चैनल पर नया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आगे आने वाली चीजों का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। आइएगा, शुरुआत करता हूं। रैंकर्स बैच में अगर जुड़ना चाहते हो तो आज आपके पास लास्ट मौका है, क्योंकि आज रात को 12 बजे से पहले पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर मेरे साथ आप जुड़ जाओगे। तो अभी मौका है, जुड़ जाइएगा रात को 12 बजे से पहले पहले। और नोट्स भी आपको मिलते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर, सारी सब्जेक्ट मिलती हैं। ठीक है, कल आपको क्या होगा, कल आपका पेपर भी है, तो कल 5:30 बजे मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट कराने वाला हूं। इस पे पेपर में प्रश्न आ ही रहे हैं, हर पेपर में 2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव वाले भी आ रहे हैं, तो कल मैं ये करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो कल 5:30 बजे तैयार रहना। और इस नंबर पर मुझे, इस नंबर पर 80056630563101, इस पर मुझे अपने क्वेश्चंस भेज देना है ना। हाँ, जरूर क्वेश्चन भेजा करो, जिससे कि मैं प्रॉपर एनालिसिस करवा सकूं। दूसरी चीज मेरे दिमाग में यह है कि अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो भी आप इस पर कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। चलिएगा, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री के बारे में। छोटी छोटी प्यारी प्यारी सारी चीजें मैं बताऊंगा, समझ रहे हो। मैंने ये प्लान किया है कि ज्योमेट्री, अभी जो ये क्लास होगी वो ऐसी क्लास होगी कि आपके आंखों से ज्योमेट्री इस तरह से निकलेगी, बिल्कुल मक्खन की तरह, और वो भी क्लियर होकर। चलिएगा, शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे जरूरी चीज क्या होती है, एक एक चीज एक एक तरीके से मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, एक एक तरीके से मैं ले रहा हूं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में आप जानते ही हैं। अगर मान लीजिए प्रॉपर तरीके से अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई मान लीजिए ट्राइंगल का एरिया है और यहां ए बी सी आपके 3 कोऑर्डिनेट हैं, तो ये वाला भी आप एक बार लिख लो फॉर्मूला, क्योंकि हो सकता है कि कल की तरह मिसिंग वाला आए और आपको ये फॉर्मूला काम आना पड़े। मैंने कई बार पहले भी बता चुका हूं, लेकिन पूरा मैं अभी आपको रिवाइज भी करवा रहा हूं और क्वेश्चन भी करवाऊंगा। 1/2 x1 y2 माइनस का y3 और प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। क्लियर है? इसको नोट कर लो फटाफट। हाँ, आइएगा, अगर मैं पूछूं इसके केंद्रक क्या होंगे, तो अगर आप इसके केंद्रक की बात करोगे तो केंद्रक x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये इसके केंद्रक हो जाएंगे अगर कोई ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये आ सकता है पेपर में, इसलिए मैं बता रहा हूं। आइए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए, जैसे कि मान के चलिएगा कोई किताब है, कोई बुक है, और कोई व्यक्ति विशेष बुक को पूरा संपूर्ण खोलकर पढ़ता है, इस तरह से बुक पढ़ता है, तो ये बुक कौन सा कोण बना रही है? अगर सेंटर से देखा जाए तो ये बुक जो है वो हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है। क्या होता है, जब पढ़ते हुए आपकी जो बुक बनती है वो अधिक कोण आपका बनाती है। ठीक है, कोण वोण सब आप जानते ही हैं। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण की बात करें तो न्यून कोण जो होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। होगा वो 90 डिग्री होगा, जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ एक अधिक कोण होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, ये ध्यान रखना। तो जब हम अधिक कोण की बात करते हैं तो अधिक कोण का मतलब, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब 90 डिग्री से बड़ा। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब है 90 डिग्री से बड़ा। पॉइंट नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी चीजें पता रहे। ठीक है, साउंड दिक्कत कर रहा है भाई, आज नई समस्या। ओके, हेलो, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है क्या? काम भी नहीं चलेगा?
नोट कर लीजिए, इससे कि आपको सारी चीजें पता रहें। ठीक है, साउंड दिक्कत कर रहा है भाई, आज नई समस्या। तो यार तुम सबर नहीं कर सकते हो क्या यार? हैं, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ वो शायद हो सकता है कुछ हो गया हो, वो टेंशन मत लो, अभी आप फोकस करो पढ़ाई पर। हाँ चलिए, एक कोण आपसे पूछा जा सकता है, इसको बोलते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए कोई कोण बन रहा है, तो ये जो कोण है आपका, ये इस कोण को हम क्या कहेंगे? अगर ये O पॉइंट है और ये A पॉइंट है, ये P पॉइंट है, तो इस कोण को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट एंगल का मान क्या होगा, और इसको हिंदी में बात करूं तो इसको ऋजु कोण भी बोलते हैं। तो कई बार हिंदी में ऐसा आता है कि ऋजु कोण का मान क्या होता है, यानी कि रेखा कोण का मान क्या होता है, तब आपको बताना है। सरल कोण भी इसको बोलते हैं, ऋजु कोण भी इसको बोलते हैं, और इसमें जो थीटा होगा ये 180 डिग्री होगा। तो लैंग्वेज ऐसी आ सकती है दोस्तों, तो तैयार रहिएगा आप लोग, है ना। चलिए अगली थ्योरम आपके सामने ये बनती है कि प्रतिवर्ती एंगल। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रतिवर्ती कोण किसको कहते हैं। प्रतिवर्ती का मतलब कोई पतिवर्ता नहीं है, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इसको। जैसे कि अगर मैं मान के चलिए एक कोण मैंने आपको दे दिया, ये दे दिया मैंने 35 डिग्री, तो आप मुझे बताइए इसका रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा। तो इस केंद्र, इस जो 35 डिग्री बना है, इसके बाहर की तरफ जो कोण है 360 में से घटाने पर जो कोण आ रहा है 325 डिग्री, ये आपका कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा। हाँ ये ध्यान रखना भाई। अब 180 क्यों बता रहे हो? रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा हूं। हाँ, तो रिफ्लेक्स एंगल होता ही 180 से लेके 360 के बीच में होता है। ठीक है, ये पीछे वाला जितना भी कोण है ये रिफ्लेक्स एंगल है। प्रतिवर्ती भी कोण बोला जाता है इसको, पेपर में ये आता है, और ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, ये सारी चीजें वो बता रहा हूं जो हो सकती हैं आपके पेपर में, कल आ जाए परसों आ जाए, ठीक है, और आने वाले समय में आ जाए। पूरक कोण, पूरक कोण को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। पूरक कोण क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दो कोणों का योग अगर आपका 90 डिग्री आ रहा है, या यूं कहूं किसी समकोण त्रिभुज को दो भागों में बांट दिया, एक कोण आपका θ1 है, एक कोण आपका θ2 है, तो ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? पूरक होंगे भाई साहब, लिख लो, एक दूसरे के पूरक होंगे। और इसी प्रकार अगर हम बात कर दें कि एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि स्ट्रेट एंगल है, और उस पर दो कोण बनाए, केवल और केवल दो कोण, और इनका जो योग आ रहा है वो 180 डिग्री आ रहा है, तो ये वाला जो कोण होगा ये कौन सा कोण होगा? समपूरक कोण। कौन सा कोण होगा? समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है माय डियर, नोट कर लो, इनको कहेंगे हम हाँ सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए इन पे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, तैयार है ना? पूरी चीज मैं रिवाइज करा दूंगा, चिंता मत करना। बस चिंता कौन कौन कर रहा है? हाँ चिंता कौन कौन कर रहा है? चिंता मत करो भाई, वीडियो को बस शेयर और लाइक शेयर करते जाइए। आइए आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कि मान लीजिए ये दो कोण है, दो लाइन है, अगर किन्हीं दो लाइनों को आपस में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया जाता है, और मान लीजिए कि ये कोण बन रहे हैं आमने सामने वाले, इन कोणों को क्या कहा जाएगा? कोई बता सकता है? इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिख लो, हाँ यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में, थ्योरी बेस्ड। वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि इनको हिंदी में कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्ष अभिमुख कोण। और शीर्ष अभिमुख कोण जैसे कि ये थीटा है, आपस में बराबर होते हैं। तो कल को ये प्रश्न थ्योरी में आएगा आपके। इन समरूप वालों को भाई साहब, आसपास जितने भी लोग इनको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, ये खतरनाक हो सकते हैं दोस्तों, इनको पकड़ लो समरूप वालों को सबको। कहां से होगा समरूप भाई? शीर्ष अभिमुख कोण बोलते हैं, और आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, 180 का कोई रिलेशन नहीं होता इसमें। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों इस कोण को ये मैं मान लेता हूं ये अल्फा है, तो ये सामने वाला भी अल्फा होगा, और ये कब बनेगा? जब दो लाइनें आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, तब आमने सामने के बनेंगे, ये तभी बनेंगे। हाँ, तो आपसे मेरी एक
गुजारिश है, क्या शीर्ष अभूमिक कोण के लिए 2 लाइनों का काटना आवश्यक है या फिर एक लाइन के काटने से काम चल जाएगा? प्रश्न है, हिंदी में पूछा है कि अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि कोई भी वर्टिकली अपोजिट शीर्ष अभूमिक कोण बन रहा है, तो मेरा प्रश्न यह है कि हम अक्सर ये देखते हैं कि 2 लाइनों को कोई तिर्यक रेखा काटे तब बनेगा, ऐसा नहीं है। शीर्ष अभूमिक कोण जो है वो केवल और केवल इनसे ही बन जाता है, केवल 2 लाइनों से ही कट के बन जाता है। इन 2 पैरेलल लाइनों का काटने का कोई लॉजिक यहां नहीं है। आई बात समझ में? तब तो बन ही रहा है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि सर आपने इसको ऐसे काट दिया, तो क्या यहां कोई संगत कोण बन सकता है? बताओ, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, क्या संगत कोण पॉसिबल है? एकांतर कोण पॉसिबल है? वो यहां होंगे पॉसिबल। एकांतर कोण कौन सा वाला? ये जेड वाला, अंदर अंदर के ये बराबर होते हैं। संगत कोण ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर। तो जब कभी भी दो पैरेलल लाइन को कोई तिर्यक रेखा काटे, तो ऑप्शन आएगा कि ऐसा कौन सा एंगल है जो इन निकाय के बाद भी बन सकता है, वो शीर्ष अभूमिक कोण है। उसके लिए इनकी जरूरत है ही नहीं, वो तो 2 भुजाओं के काटने से बन जाएगा। ठीक है डियर, क्लियर हो रहा है? एक बार वीडियो को लाइक शेयर दबाकर कर दीजिए, जिससे कि सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन आपसे बनता है, सर आसन्न कोण क्या होते हैं? हाँ, ये भी पॉइंट है सर, आसन्न कोण इंग्लिश में इन्हें क्या कहा जाता है, कोई बता सकता है? आसन्न कोण को, आसन्न कोण को कहा जाता है एडजेसेंट एंगल। बनता कैसे है सर? आसन्न कोण ये होते हैं कि मान लीजिए ये कोण है, इनके बीच में एक उभयनिष्ठ रेखा है, ये आसपास के जो कोण होंगे ये आसन्न कोण होंगे आपस में। θ1 और θ2 एक दूसरे के आसन्न कोण हैं, जिसमें एक उभयनिष्ठ रेखा जरूर होगी कोण के बीच में। ठीक है, क्लियर है माय डियर? चलिए, एक होता है रैखिक कोण युग्म, लीनियर पेयर, रैखिक कोण युग्म। तो सर रैखिक कोण में क्या खेला है? मैंने कहा भाई रैखिक कोण ये है कि अगर कोई लाइन है और इस लाइन पर आपने मान लो 50, एक ही बिंदु से 50 लाइनें गुजार दी, तो रैखिक कोण ये कहता है, लीनियर पेयर ये कहता है कि एक रेखा पर उपस्थित जितने भी कोण हैं उन सभी कोण का जो मान होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो सभी कोणों का जो मान होगा वह हमेशा 180 डिग्री होगा, क्योंकि वह एक ही रेखा पर स्थित कोण है, वह एक ही रेखा पर स्थित कोण है। ठीक है, कमलेश कह रहा सर जी मेरा पेपर पटना में है। ओ वाह यार कमलेश, हैं? यू आर सो लकी। आ जाइए, अब आ जा। ठीक है, चलो। अच्छा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है? एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनता है, कोई बता सकता है आपस में? तो गुरुजी आप एक बिंदु को पकड़ के बैठे हो और इस पर अगर कोण की बात की जाए तो इस पर पूरा 360 डिग्री का कोण बन जाता है। हाँ, तो कभी भी अगर पूछे कि यार एक पॉइंट पर कितने डिग्री का कोण बन सकता है, तो 0 मत लगा कर आ जाना। क्या ये बच्चे सोच रहे होंगे मैं 0 लगा देता हूं? एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, और ये सारी भाषा है एनसीईआरटी की, और ये पोर्शन आ जाएगा कल। बस आसान सा है, लेकिन बता होना जरूरी है, इसलिए सुनो और देखो, बस आनंद उठाओ। चलिए, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अगर मैं बात करना चाहता हूं एंगल बाइसेक्टर के बारे में। एंगल बाइसेक्टर को जानते हो आप? एंगल बाइसेक्टर को हम बोलते हैं कोण समद्विभाजक। तो आपके सामने मान लीजिए कि कोई एक एंगल है, इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया ओ, इसका नाम बी, और मैंने कहा कि एक सी रेखा है, ओसी रेखाखंड है जो इसको बराबर भागों में बांटता है, तो ये अर्धक है। ये क्या कहलाएगा? ओसी इज कॉल्ड अर्धक। ओसी इज कॉल्ड अर्धक। ओसी क्या है? बी का है, एंगल बाइसेक्टर है
कोण AOB का। अंडरस्टैंड माय डियर? बोले सर बिल्कुल। आ जाइए अगला तमाशा देखिए। गुरुजी अगर कोई दो लाइन है, इन्हें कोई तिर्यक रेखा काट दे मान के चलो, तब क्या होगा? मैंने कहा दो लाइनों को अगर कोई तिर्यक रेखा काट दे तो ये एंगल 1, ये एंगल 2 कहा, ये एंगल 3 कहा, ये एंगल 4 कहा, ये एंगल 5 कहा मैंने, ये एंगल 6 कहा मैंने, ये एंगल 7 कहा मैंने, ये एंगल 8 कहा मैंने। तो मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से ये है, पहला क्वेश्चन अगर मैंने पूछा आपसे कि ये मुझे बता दो, अगर एंगल 1 बराबर 70 डिग्री है, सुनना बात को, एंगल 1 बराबर 70 डिग्री है, साउंड में क्या हो गया? अब पढ़ाई कर लो यार चुपचाप, देखो नाटक मत करा करो। अब जो भी हो रहा है होने दीजिए, तुम्हें उससे फर्क पड़ रहा है या पढ़ने से फर्क पड़ रहा है बता दो। हाँ हाँ सारे चैप्टर होंगे कल, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला होगा 5:30 बजे, तो तैयार रहा करो यार, अब टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ कल प्रॉफिट लॉस भी रिवाइज करवाएंगे, देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो बच्चा। अब मैंने बोला एंगल 1 बराबर 70 है, तो सारे कोणों का मान निकालते हैं अपन। चलो तो सर 1 बराबर अगर 70 है आपका, तो आप मुझे बताओ कि 4 बराबर क्या होगा, खुद बताना। सर 70 ही हो जाएगा। अब मैं पूछूंगा क्यों? शीर्ष अभूमिक कोण है। अच्छा ये 70 है तो क्या ये 110 हो जाएगा? हाँ मैंने कहा क्यों? क्योंकि एक लाइन पर 180 होता है, 1 और 3, तो ये भी 110 हो जाएगा। हाँ और वैसे भी ये बराबर होने थे, क्यों? शीर्ष अभूमिक कोण है। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, काहे? क्योंकि संगत कोण है। तो यहां से ही तो नियम निकलता है, अगर दो समांतर भुजाओं के आंतरिक कोणों का योग पूछूं, तो आंतरिक कोणों का योग लिखो, लिखो पेपर में आएगा, आया है, आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमेशा होगा सर, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ये 70 हो गया, तो ये 110, ये आंतरिक कोणों का योग, ये 70 तो ये 70, अरे वाह, ये 110 तो ये 110, अरे वाह। तो ये 2 और 6 बाह्य एकांतर कोण, बाहर वाले एकांतर कोण भी बराबर है, अंदर वाले एकांतर कोण भी बराबर है। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, शीर्ष अभूमिक कोण बराबर होते हैं, और आंतरिक अंतःकोणों का योग 180 होता है। मेरी बात समझ में आ गई? अब क्या इस पर गलती करोगे क्या कभी? नहीं। तो मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से यह है कि अगर मैंने एक कोई कोण ले लिया है और दो लाइनों को कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो कितने और अलग अलग कोण बन सकते हैं? केवल 2 ही कोण बनते हैं। आप देख सकते हो, मैंने 70 लिया तो 70 110, 70 110, और कितनी भी लाइन आप डाल दो, आगे बढ़ाकर 2 पैरेलल लाइन और डाल दो, और कोई सा भी एंगल पूछवा लो किसी से भी, 70 110 में ही रामायण चलती रहेगी। तो केवल 2 ही तरह के कोण बनते हैं, ये प्रश्न है। हां अनंत मत लगाकर आ जाना, इनफाइनाइट मत लगाकर आ जाना। अगर आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल बीइंग फॉर्म्ड, कितने बन रहे हैं अलग अलग तरह के कोण, तो आप केवल 2 बोलेंगे, केवल 2 प्रकार के। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात यहां तक? बोले सर वेरी गुड, आ गई। अगर मैं बोलता हूं कि अगर ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सर ये बहुत बढ़िया बात है, सब चीजें बताऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है तुम लोगों से। तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर तीनों कोणों की योग बात कर रहे हो त्रिभुज की, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा कोई त्रिभुज कब संभव है, बता सकते हो? ये सारे प्रश्न बनेंगे, कोई त्रिभुज कब संभव है? पहला पॉइंट, तब संभव है जब ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी भुजा हो जाए, तो किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो, और किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो, और किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो, किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो, किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम हो, तभी ट्राइंगल संभव है, अन्यथा कोई ट्राइंगल संभव नहीं है। आई बात समझ में मेरी? हाँ। तो ट्राइंगल कब संभव होगा?
किन्हीं भी दो भुजाओं का योग ज्यादा होना चाहिए तीसरी भुजा से, और किन्हीं भी दो भुजाओं का योग कम होना चाहिए तीसरी भुजा से, तभी ट्राइंगल संभव है, अन्यथा नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बोल देता हूं, ये एक ट्राइंगल है जिसकी एक भुजा 7 है और एक भुजा 9 है, तो मुझे बताइए इस तीसरी भुजा का क्या क्या मान हो सकता है, या कितने मान हो सकते हैं जिससे कि एक त्रिभुज बन जाए। अब वो तीसरी भुजा बताओ कि कहां से कहां तक हो सकती है, बताओ। और आप दबा कर लाइक शेयर करो, मजा आ जाएगा आज के सेशन में, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो सर क्या करेंगे, तो आपने बताया सर अंतर से तो बड़ी तीसरी भुजा और योग से छोटी, तो तीसरी भुजा का माप आप 3 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब रख सकते हो आप। तो कितने मान संभव हैं, तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो सर 15 में से 3 गया तो 12 + 1 13 मान संभव है। कितने मान संभव है, 13 वैल्यू संभव है। और ये कौन कौन सी, ये रही। तो आप इसी वजह से निकाल पाए कि 2 से तो बड़ा और 16 से छोटा। आई बात समझ में, मजा आ गया। एक बार जोरदार तरीके से लाइक शेयर हो जाए भाई। और अभी तो स्टार्ट हुई है, शुरुआत हुई है, चीजें बहुत बढ़िया होने वाली हैं। आओ भाई चलिए, किसी भी त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कब कहेंगे, किसी भी त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कब कहेंगे, बता सकते हो। यानी कि उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल कब कहेंगे। जब सर सारे कोण जो है ना 90 डिग्री से कम हो, जैसे कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है, ये तीनों ही जो कोण है लेस देन 90 डिग्री हो, तभी ये संभव है ना। और समकोण क्या होगा, कोई एक एंगल, समकोण में क्या है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अगर कोई भी एक कोण 90 डिग्री है तो वह समकोण हो जाएगा। और अधिक कोण में क्या है, कोई भी एक कोण 90 से ज्यादा होना चाहिए। कोई भी एक कोण 90 से ज्यादा होगा वो अधिक कोण हो जाएगा। क्लियर है माय डियर, समझ में आ रहा है यहां तक, चलिएगा। तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो क्या होगा, जल्दी बताओ। ये तो है कोण के आधार पर, ये तो है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर न्यून कोण, कोणों के आधार पर समकोण, कोणों के आधार पर अधिक कोण। अधिक कोण को कहते हैं ऑब्ट्यूस, समकोण को कहते हैं राइट एंगल। लेकिन अगर मान लीजिए तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों की साइड्स अलग अलग है, तो वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, विषम बाहु स्केलीन। लिख लो। अगर सर भुजाओं के आधार पर देखोगे तो मैंने कहा भाई देखो, अगर भुजाओं के आधार पर अगर आप देख रहे हो, जैसे कि ये ए है, ये बी भुजा है, ये सी भुजा है, तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग हैं, तब ये त्रिभुज जो हो जाएगा ये विषम बाहु हो जाएगा। कौन सी बाहु, विषम बाहु स्केलीन कहते हैं इंग्लिश में। और दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा अलग अलग है, तब ये समद्वि बाहु हो जाएगा। कौन सा बाहु, समद्वि बाहु, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और तीनों भुजाएं अगर समान हैं तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु। लिख लो भाई, सब काम आने वाला है। हो सकता है कि ये छोटी छोटी चीजें भी बड़ी काम आ जाती हैं पेपर में। अब मैं तो पूरा करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि पेपर में इस पे प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। आ जाओ बस अब अगला डिस्कशन करते हैं। अगर भाई साहब मैंने ट्राइंगल ले लिया, दोस्तों, मैंने ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल में मैंने क्या किया दोस्तों, सामने देखना सब लोग चुपचाप। मैंने कहा कि ये 3 मेरी माध्यिकाएं हैं। ओहो, ऐसी माध्यिका बनाएंगे क्या आप, चुपचाप देखना, मजा आएगा। देखो अब ये मैंने 3 माध्यिकाएं डाली, और माध्यिकाएं क्या करती हैं, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती हैं। ये माध्यिकाएं क्या करती हैं,
सामने वाली त्रिज्या को सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती हैं, DEF। ये आपका हो गया केंद्रक। मतलब तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर ये माध्यिका है तो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाएगा? केंद्रक। नोट कर लो, फिर मत कहना मेरे से। तो माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो जाएगा भाई? केंद्रक कहलाएगा। इसको सेंट्रोइड भी बोलते हैं, पेपर में पूछा जाता है, आप गलत करके आओगे फिर मतलब नहीं रह जाएगा। अच्छी बात है। अगर ये केंद्रक है तो ये माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करेगा? 2:1 में। लिख लो। किसी भी ट्राइंगल में कितनी माध्यिकाएं बन सकती हैं? बोले सर 3 बन सकती हैं। ये 3 माध्यिकाएं किसी भी त्रिभुज को कितने भागों में बांटेंगी? सर 6 त्रिभुज बना रहे हैं, सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। ये बात याद रखना हमेशा। यानी कि अगर मैं ये बात ऐसे लिखा दूं कि एक माध्यिका 2 भागों में बांटती है, 2 माध्यिका 4 भागों में और 3 माध्यिका 6 भागों में, क्या सत्य है? हां, सत्य वचन। मेरी बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों? चीजें क्लियर हो रही हैं? हाँ या ना में जवाब बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने यूं बन सकता है कि अगर त्रिभुज आपके सामने दे दिया गुरुजी, और इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, क्या बोलता हूं ध्यान से, ABC अगर कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज के मैंने मध्य बिंदुओं को मिलाया केवल और केवल, यानी कि D, E और F, ये इसके क्या है? मिड पॉइंट है। लिख लो चाहे तो, इस त्रिभुज के क्या है? ये मिड पॉइंट है भुजाओं के, मिलाकर एक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना होगा? तो यह बात हमेशा याद रखना कि सर इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का बटे 4 होगा। क्यों? क्योंकि 4 त्रिभुज अलग अलग बन गए जिनका एरिया बराबर है। तो जो एरिया होगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE, एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC, एरिया ऑफ ट्राइंगल FBD इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ट्राइंगल ABC। नोट इट डाउन प्लीज, लिख लीजिए। अगर मैंने यहां क्षेत्रफल की बात करी है तो क्षेत्रफल 1/4 होगा। अब यूं क्वेश्चन मैं पूछ लूं आपसे, क्योंकि मैं तो एग्जामिनर हूं, मैं तो आपके हर कदम कदम पर परीक्षा लूंगा, तो मैंने कहा कि भाई आपने मध्य बिंदुओं तो मिला लिया, और मध्य बिंदुओं को मिला दिया इस तरह से। ये आपका एक ट्राइंगल है ABC, ये बोल दिया आपने DEF आपके मध्य बिंदु हैं। बोल दिया गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर DEF मध्य बिंदु हैं तो ये बताओ ट्राइंगल DEF का परिमाप, पेरीमीटर क्या होगा? ट्राइंगल ABC का, इस पूरे ट्राइंगल का क्या होगा बताओ? तो गुरुजी अगर परिमाप की डिस्कशन कर देगा तो परिमाप आधा हो जाएगा। क्षेत्रफल तो 1/4 होता है, और परिमाप जो होगा वो ट्राइंगल ABC के परिमाप का आधा होगा। सर कैसे हुआ ये? बताता हूं, सब बताता हूं। आपके अगली चीज आती है दोस्तों कि अगर कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में आपने उसकी किसी 2 भुजाओं पर उपस्थित बिंदुओं को मिला दिया, और वो बिंदु BC के पैरेलल हैं। मैंने ये बोला है ये बिंदु BC के पैरेलल हैं, तो कौन सी थ्योरम यहां लगनी बिल्कुल संभव बात है? तो थेल्स प्रमेय यहां लगेगी। तो थेल्स भाई साहब क्या कहते हैं? थेल्स कहते हैं कि AD का AB से रेशो, AE का बड़े वाली भुजा AC से रेशो, और DE का BC से रेशो बराबर होगा। थेल्स ये कहते हैं। नोट कर लीजिए, पेपर में प्रश्न आएगा, एक्स वेरिएबल में करना पड़ेगा, और लिख लो। लिख नहीं रहे हो तो समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो सर इसका क्या ताल्लुक है इससे? नहीं है, मैंने कब कहा है? ये थेल्स थ्योरम है।
लेकिन इसी की मिलती जुलती एक थ्योरम और होती है। बोले सर वो क्या होती है? इसी की मिलती जुलती एक थ्योरम और होती है। बोले सर वो क्या होती है? वो ये होती है दोस्तों कि मध्य बिंदुओं को मिलाने पर ये जो आपके डी और ई पॉइंट हैं, इनको वो मध्य बिंदु बोल देता है। क्या बोल देता है? डी और ई आपके मध्य बिंदु हैं, मिड पॉइंट हैं। अगर मिड पॉइंट हो गए तो क्या होगा? ये जो बीसी का आधा हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया क्या? यानी कि अगर ये बीसी है तो इस बीसी का आधा ये हो जाएगा, क्योंकि डी और ई मध्य बिंदु है। तो इस थ्योरम को कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। सर इसका क्या यूज है? अब आइए, तो अब जब परिमाप की बात करते हो तो मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कि यह एक भुजा है 8, यह एक भुजा है 10, तो 10 और 8 18। अब तीसरी भुजा क्या हो सकती है? सोच लो। सर कैसे सोचोगे आप? मैंने कहा इनका अंतर आ रहा है 2 और 18 के बीच में, मैंने कहा 6 मान लिया लो, 6। तो आप मुझे बताओ इस पूरे त्रिभुज का परिमाप कितना है? 18 और 6 24 है क्या नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो तो सही। बोलो सही कह रहे हो सर। और मैंने ये बोला था कि ये मध्य बिंदु है। हाँ, तो अगर ये मध्य बिंदु है तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? इस पैरेलल वाली की आधी। 10 है तो 5। अच्छा, ये अगर मध्य बिंदु है तो इस वाले के संदर्भ में 6 का आधा 3, और ये अगर मध्य बिंदु है तो इस वाले के संदर्भ में 8 का आधा 4। तो अब जोड़ लो, 5 और 3 8 और 4 12, आधा हो गया ना। और यही नहीं, ये भी आधा, ये भी आधा और ये भी आधा, सबका आधा होता है मुझे कहने का। तो पूरे का 24 है, इसका 12 हो गया, इसलिए परिमाप आधा होता है। और क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो 1/4 होता है, दिमाग में रखना। मजा आ रहा है? एक बार जोरदार तरीके से लाइक शेयर कर दीजिए। जो बच्चा चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर ले तुरंत, अब बड़ा मजा आएगा। अभी तो चीजें शुरुआत हुई हैं भाई। आइए भाई आगे चलते हैं। माध्यिका हो गया, सेंटर पर लंब केंद्र क्या होता है? केवल एल्टीट्यूड्स का। जैसे कि मैंने ये लंब डाला, ये भी लंब डाला और ये भी लंब डाला, और ये तीनों यहां कट रहे हैं। कृपया करके नोट कर लो, पेपर में ये प्रश्न आएगा। तो आप मुझे बताओ सर, अगर ये परपेंडिकुलर है, सामने वाले से पता लग रहा है ये 90 डिग्री जा रहे हैं, और ये प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसको मैंने ओ बोल दिया, और इसका क्या मतलब है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर बोलेंगे, इसको बोलेंगे लंब केंद्र। अरे लंब से मिलकर बनेगा तो लंब केंद्र कहलाएगा। कोई दिक्कत पहचानने में? पेपर में अगर आता है लंब से मिलकर बनेगा। अरे भाई क्या हो रहा है साउंड को? घर घर होने दो यार, पढ़ाई कर लो। मैं भी तो लगा पड़ा हूं ना। हेलो हेलो, अब बताना दूर रखने पर सही आ रही है क्या? क्या अब ठीक है? अब ठीक है? पढ़ाई कर लो, मैं भी तो लगा पड़ा हूं ना। हेलो, अब चलिए। तो सर ये आपका ऑर्थो सेंटर है भाई साहब, आई बात समझ में? ये लंब केंद्र है। अब लंब केंद्र की खास बात क्या है? जैसे कि मान लो ये ओ पॉइंट था, मैंने पूछा भाई बी ओ सी क्या होगा? तो बी ओ सी क्या होगा? सर ये 180 डिग्री माइनस का पीछे वाला एंगल, इसके पीछे वाला एंगल ये है। अरे वाह सर, ये तो चमत्कार वाली बात है। हाँ, पेपर में आएगा, लंब केंद्र वाला केस होता है तब। ठीक है, मैं पूछूं, बताओ मेरे को एओसी कितना होगा? एओसी होगा 180 डिग्री, इसके पिछू वाला कौन? बी। इसी प्रकार आप बताओ मेरे को एओबी क्या होगा? सी। ऐसे निकाल सकते, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला। अगला त्रिभुज बना दिया भाई लोग। ये त्रिभुज मैंने बोला है कि इस त्रिभुज में
कोण समद्विभाजक, दोबारा से बोलता हूं एंगल बाइसेक्टर, दोबारा बोलता हूं एंगल बाइसेक्टर, हाँ दोबारा बोलता हूं एंगल बाइसेक्टर का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाएगा? अगर ये ए बी सी है और ये मैंने कहा कि ये आई है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक। लिख लो भाई, क्योंकि पेपर में ये आएगा, तुम गलत कला चूक हो जाते हो, फिर बार बार गलती करते हो। कोण समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इन सेंटर कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। लिख लो लिख लो, हाँ इन सेंटर कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर मान लीजिए ये वाला कोण दे रखा हो ए और ये निकालना हो तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस a/2, और ये वाला कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसके पिछू वाला कोण b/2। याद रखना बस। तो आप सर कैसे याद रखें इनको? ऐसे याद रखो यार, अर्धक वाली बात है तो आधा एंगल आता है जुड़कर, और आंतरिक कोणों का समद्विभाजक ये केंद्र है अंतः केंद्र। प्लीज नोट कर लो, पेपर में ये आएगा। बाहर की तरफ बनेंगे तो 90 डिग्री माइनस a/2 बाह्य केंद्र। हाँ ठीक है, अगला ले लीजिए, जिससे कि यहीं की यहीं आप डिस्कस कर लें सारी चीजें। अंतः केंद्र हो गया। अच्छा ठीक है, अभी मैं एक चीज और बता देता हूं। अगर मान लीजिए कि अगर कोई वृत्त है, अब ये अगर केंद्र होगा मान लो, तो वृत्त कहां बनेगा? तो जो वृत्त होगा वो अंदर बनेगा, और कॉमन सेंस वाली बात है सर, अंतः केंद्र तो अंदर ही बनेगा वृत्त। तो ये जो वृत्त होगा इस केंद्र से बराबर दूरी पर होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंतः त्रिज्या। हाँ समझ लो भाई, फिर मत कहना कि पेपर से पहले रिवाइज नहीं हुआ। वैसे मैं पहली बार कई बार करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी बहुत काम की चीज है। तो अंतः त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे डियर, अगर निकालनी हो तो? अंतः त्रिज्या आपकी होती है डेल्टा अपॉन एस। ये होता है एरिया और ये होता है अर्ध परिमाप। कभी भी किसी भी ट्राइंगल का निकालना हो तो बस याद करना कि उसका एरिया पता हो और उसका सेमी पेरीमीटर पता हो। ठीक है, चलिए आगे चलिए आगे। सर मान के चलें यही कोण है ए, और आपने बोला गया है बी, और आपसे बोला गया है सी। आपसे बोला गया ए बी को बढ़ा दिया, ए सी को बढ़ा दिया, और इनका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कट कर रहा है। तो ये वाला कोण क्या होगा सर? 90 डिग्री माइनस का a/2 होगा। पॉइंट नोट कर लो, इसको बोलते हैं एक्स सेंटर, बहिर्केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? बहिर्केंद्र। ठीक है, अगला करेंगे। सर एक और सेंटर होता है, उसे भी बता दो कौन सा होगा भाई? वो सेंटर बनेगा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हैं? भुजाओं पर लंब करके समद्विभाजित करना। मैं दोबारा बोलता हूं, लिख लो, भुजाओं पर लंब डालकर उनको समद्विभाजित करना। भुजाओं पर लंब डालकर उनको समद्विभाजित करना। भुजाओं पर लंब डालकर उनको समद्विभाजित करना। तो वो सेंटर जो बनेगा उसी को हम कहेंगे सरकम सेंटर, और यही कहलाता है परिकेंद्र। नोट कर लो, परिकेंद्र क्या बनाता है दोस्तों? परिवृत्त। तो परिवृत्त में इस केंद्र से जो शीर्ष तक की दूरी होगी वही आपकी कैपिटल आर होगी, यानी कि त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर होता है ए बी सी अपॉन 4 गुणा क्षेत्रफल, और ए बी सी आपकी साइड्स हैं। नोट करिए, इसको क्या बोल देंगे? परिकेंद्र बोल देंगे। ये क्या होता है? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। दोबारा लिख लो डियर, साइड
परपेंडिकुलर। हाँ, तो कई बच्चे क्या लंब देखकर ऑर्थो सेंटर बता देते हैं। हाँ भाई, बाइसेक्टर देखा करो। अगर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है, यानी कि भुजा लंब समद्विभाजक आ रहा है, और उसका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाएगा? सरकम सेंटर कहलाएगा। मजा आ रहा है डियर? हाँ या ना में जवाब दो यार, अच्छा लगना चाहिए आपको। रिवीजन पूरा हो जाएगा और यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनेंगे, तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलें, चलिए सर। अब आते हैं समरूपता पर। मैंने हालांकि समरूपता आपको पढ़ाया भी है, लेकिन फिर भी अभी मैं पूरा जब पढ़ा ही रहा हूं तो सिमिलरिटी भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। अच्छा, सिमिलर और सर्वांग सम। सिमिलर को बोलते हैं समरूप, सर्वांग सम अगर मान के चलिए समरूप का चिन्ह होता है ये, और सर्वांग सम का होता है ये और ये। समरूप क्या कहता है कि भाई अगर ये एक व्यक्ति है और बिल्कुल उसकी कॉपी खड़ी कर दी, लेकिन साइज छोटा है, ये लार्ज है और ये स्मॉल है, तो क्या ये समरूप होंगे? आप बोलोगे यस। अगर मैंने बोला कि ये एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, बिल्कुल इक्वल साइज के हैं और बिल्कुल कॉपी हैं, इक्वल साइज एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी जिसमें अंतर पहचान में ही ना आए, उनको सर्वांग सम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब शेप समान हो, शेप कॉपी तो है लेकिन छोटा बड़ा हो सकता है, चलेगा। तो आपके सामने कंडीशन बहुत क्लियर हो गई कि अगर कोई चीज समरूप है, कोई चीज समरूप है, क्या वो सर्वांग सम होगी? नहीं। समरूप सर्वांग सम हो ऐसा जरूरी नहीं है। समरूप सर्वांग सम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सर्वांग सम जितने भी होंगे वो समरूप तो होंगे ही होंगे? यस, सर्वांग सम समरूप हमेशा होंगे। आई बात समझ में? सर्वांग सम जो होंगे वो समरूप हमेशा होंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? बोले सर आ रही है। समरूपता क्या चाहती है? समरूपता की जो शर्त है, समरूपता की जो शर्त है, ये शर्त ये है कि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजाएं बराबर नहीं, संगत भुजाओं का अनुपात। अच्छा, तो क्या केवल यही कंडीशन से काम चल जाएगा? नहीं, दोनों शर्तें। पहली शर्त संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, दो त्रिभुजों की बात कर रहा हूं, और दूसरी चीज संगत कोण भी बराबर होंगे। संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे, तब जाके वो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। कोई भी दो आकृति समरूप तब कहलाएगी जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो। प्लीज नोट कर लो, आगे चल रहा हूं, नोट कर लो पहले, आगे चलते हैं। समरूपता के कौन कौन से नियम होते हैं? समरूपता के कौन कौन से, ये एक साइड में चल रहा है ना, यहां पर अपनी समरूपता चल रही है, यहां सर्वांग समता। समरूपता के नियम होते हैं एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, साइड एंगल साइड, और एक होता है अपना साइड साइड साइड। ये समरूपता के नियम होते हैं। समरूपता में बोला जाता है कि अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया
दो ट्राइंगल दे दिए, मान लो एक ट्राइंगल दे दिया आपका ABC और एक ट्राइंगल दे दिया आपका DEF। उनके एरिया का जो बराबर होगा एरिया, वो उनकी जो साइड होंगी ना, संगत साइड, हमेशा याद रखना संगत साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। इसके अलावा अगर आप परिमाप की बात करोगे, या कोई भी चीज, मैं बोल रहा हूं ना एरिया के अलावा कोई भी चीज, लंब हो गया, त्रिज्या हो गई, कुछ भी, वो केवल संगत भुजाओं के बराबर रहेंगे। बात समझ में आनी चाहिए। आप ये समरूपता के बारे में डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। हाँ, अभी वो उसके बारे में बताएंगे। तो आपसे कोई पूछे सर मान लो लंब दे दिए दो त्रिभुजों के, तो क्या एरिया का रेशो निकाल सकते हैं? हाँ, स्क्वायर कर दो, संगत लंब का अनुपात निकालकर स्क्वायर कर दो, एरिया का रेशो आ जाएगा। तो केवल भुजाएं नहीं ले सकते, आप लंब भी ले सकते हो, आप माध्यिका भी ले सकते हो, आप हाइट भी ले सकते हो, आप त्रिज्या भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन एरिया का निकलेगा तो स्क्वायर होगा, और उसके बाद जो भी निकलेगा वो बस संख्या, बस सिंगल रेशो होगा। अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर करते जाना। जो बच्चा नया हो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले बस। आइए सर, अब आते हैं सर्वांग समता पर। सर्वांग समता कहता है भाई कॉपी चाहिए मेरे को, तो सर्वांग समता के नियम होते हैं SAS, SSS, AAS और RHS। ये सर्वांग समता के नियम है, इनके अलावा कोई और नहीं होगा, ध्यान रखना। तो इनको लिख रहे हो, सर्वांग समता का नियम। और सर्वांग समता क्या मांगती है? बोले एग्जैक्ट कॉपी मांगती है, बिल्कुल कॉपी। मतलब ये बोल दिया ना आपसे कि भाई मैंने एक ट्राइंगल दे दिया आपको, ये A है, ये B है और ये C है, और मैंने दूसरा ट्राइंगल आपको दे दिया, ये D है, ये E है और ये F है। मैंने बोला कि एक एंगल मेरा 80 है, ये भी मेरा 80 है, ये एंगल मेरा 70 है और ये एंगल मेरा 70 है, और कितना, ये एंगल मेरा 30 है। तो बताओ अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो क्या होगा? ये भी 30 ही होगा, और क्या, बिल्कुल कॉपी, ऐसा है। हाँ गुरुजी, पंकज, अरे भाई यार क्या ही करें तेरा यार, कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं तो इलाज कोई नहीं करवा सकता भाई इस चीज का, जो तुम्हारे अंदर चल रहा है उसका। तो अब मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा आपसे एनसीईआरटी के, आप उनका जवाब देंगे मुझे, हैं? आप हाँ या ना में जवाब देना, ज्यादा अच्छा लगेगा। यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं तो आपस में समरूप होंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिए। दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं तो क्या आपस में समरूप होंगे? हाँ। अच्छा, दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, क्या वो हमेशा सर्वांग सम होंगे? नहीं। सर्वांग सम हो सकते हैं, यस, सकते आ गया, संभावना आ गई, तो आप हां करके आएंगे। चलिए, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो क्या उनका क्षेत्रफल बराबर होगा? दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्या उनका क्षेत्रफल बराबर होगा? आप बोलेंगे यस। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो क्या वो जरूरी है सर्वांग सम हो? दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर दिया मैंने, तो क्या मैं बोल दूंगा कि सर्वांग सम है? नहीं। समझ में आ रही है बात? कि मैं ये बोल सकता हूं कि दो सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, लेकिन दो क्षेत्रफल बराबर है वो सर्वांग सम है, ये कहीं का सही बात नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो क्या वो सर्वांग सम होंगे? दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो तो क्या सर्वांग सम होंगे? हां बिल्कुल होंगे, समरूप का ही बराबर है तो सर्वांग सम तो होंगे ही। चलिए, दो सर्वांग सम त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। हां, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों के शीर्ष बिंदुओं से सम्मुख भुजा पर खींचा गया शीर्ष लंब बराबर होता है। जैसे कि ये अलग प्रॉपर्टी है जिसको मैं बता देता हूं।
जैसे कि मान लीजिए एक ABC है और ये आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आपने इससे डाला, आपने इससे डाला, तो ये शीर्ष लंब जो होगा वो बराबर होगा। जैसे कि मैंने BE डाल दिया और CF डाल दिया, और ये ट्राइंगल कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। लिख लो, ये प्रॉपर्टी काम की है ना, पेपर में आ जाए कल क्या पता, आइसोसेलेस वाला में। तो ये बोला गया है सर BE बराबर आपका CF होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आपने सामने परपेंडिकुलर डाला है। हाँ क्लियर है माय डियर, चलिए हो गया, ये हो गया है ना। अब आते हैं आगे, चतुर्भुज के मध्य बिंदु के बनी आकृतियां या उनके महत्वपूर्ण गुण। किसी चतुर्भुज की भुजाओं के क्रमागत मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है, चतुर्भुजों के लिए आकृतियां निम्न होती हैं। ए क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द कंसेक्यूटिव मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। दीज फिगर फॉर डिफरेंट क्वाड्रिलेटर आर फॉलोअर्स। जैसे कि ये देखिए, अगर आयत के अगर आप मध्य बिंदुओं को मिला दो तो आपका समचतुर्भुज बनेगा। हाँ पॉइंट है, वर्ग का वर्ग ही रहेगा, समचतुर्भुज का आयत बनेगा, आयत का समचतुर्भुज और समचतुर्भुज का आयत, वर्ग का वर्ग। समलंब का समांतर चतुर्भुज बनेगा और समांतर चतुर्भुज का समांतर बनेगा। तो कहने का मतलब ये है सर, दो ही चेंज हो रहे हैं कि अगर मध्य बिंदु को मिला दे रहे हो तो आयत समचतुर्भुज बनेगा, समचतुर्भुज आयत बनेगा, वर्ग वर्ग रहेगा, समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज रहेगा, और जो वो अपना समलंब है वो समांतर बन जाएगा। ठीक है सर, एंगल 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 सर्वांग नहीं होंगे, नहीं होंगे ना यार, क्यों होंगे जब है ही नहीं प्रॉपर्टी। तो एंगल 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 क्यों होंगे, एंगल 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 समरूप होते हैं। आप किन्हीं भी तीन एंगल को बराबर कर सकते हो क्या, सेम एंगल वाले कैसे मिल जाएंगे सर्वांग भाई, पॉसिबल ही कहां है। ठीक है आइए आगे चलते हैं। हाँ तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ये गलत है। हाँ ये गलत है, ये सर्वांग समता सिद्ध नहीं कर सकता, ये समरूपता सिद्ध कर सकता है। क्या अच्छा पॉइंट निकल कर आया है, ये समरूप है, सर्वांग सम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये समरूपता ही सिद्ध कर सकते हैं, सर्वांग समता कभी सिद्ध नहीं करेगा ये दोनों ट्राइंगल। बहुत अच्छा पॉइंट निकल कर आ गया, लिख लो इन पॉइंटों को कि एंगल 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 की सर्वांग समता होती नहीं है। अगर ये दो ट्राइंगल दे दिए, पूछे सर्वांग सम है समरूप है या दोनों नहीं है या दोनों हैं, तो आप आंसर दोगे ये समरूप है, सर्वांग सम नहीं है ये। हाँ ये ध्यान रखना, ये बढ़िया करा, दिमाग में पूछ लिया डाउट है ना। चलो अगला करिए। अब विशेषता, सारे क्वाड्रिलेटर यहां खत्म कर दूंगा थ्योरी वाले। सर विपरीत कोण समान होते हैं, कौन सी आकृति है, जैसे कि आयत आपने देखा होगा, वर्ग भी आपने देखा है, रोम्बस भी आपने देखा है, रोम्बस समलंब चतुर्भुज भी आपने देखा है, इस तरह का होता है, और पैरेललोग्राम तो आप जानते ही हैं। आप मुझे बताएं क्या विपरीत कोण समान होंगे। तो विपरीत कोण तो देखो सर आयत के बराबर होते हैं क्योंकि 90-90 डिग्री है, वर्ग के भी बराबर होते हैं, और रोम्बस के भी विपरीत कोण बराबर होते हैं, रोम्बस के भी बराबर ही होते हैं, और समांतर चतुर्भुज के भी बराबर होते हैं। सर कैसे बताओ, आओ बताता हूं। जैसे कि मैंने मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज बनाया, तो मैंने कहा ये समांतर चतुर्भुज है, ये एंगल थीटा है, तो अभी बताया था ना ये 180 माइनस थीटा होगा। क्यों, आंतरिक कोण है ना, 180 होता है। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। क्यों, वही आंतरिक कोण का चक्कर, और ये थीटा है। क्यों, क्योंकि वही आंतरिक कोण का चक्कर। तो आमने सामने वाले बराबर हो गए। सेम रोम्बस में भी यही चलता है, समांतर चतुर्भुज और रोम्बस दोनों में यही चलता है, और जो ट्रेपेजियम होगा या समलंब चतुर्भुज उसमें नहीं होते बराबर एंगल। तो ये क्वेश्चन भी आया था, याद है जब पूछा था कि किसमें एंगल बराबर नहीं है। हाँ विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं, आयत में होती हैं, वर्ग में भी होती हैं, रोम्बस में भी होती हैं, और समांतर चतुर्भुज में भी होती हैं, लेकिन समलंब में नहीं होती हैं। आपको पता है
विपरीत भुजाएं समांतर कहां होती है समलंब में? आमने सामने वाली होती है, लेकिन दो साइड वाली असमांतर होती है। सर सभी भुजाएं समान होती हैं, ये केवल आपके सामने आयत में नहीं होगा, वर्ग की होती हैं और रोम्बस की होती हैं, बाकी किसी की नहीं होती सभी भुजाएं बराबर। विपरीत भुजाएं समान होती हैं, आयत की होती हैं, वर्ग की भी होती हैं, रोम्बस की भी होती हैं और समांतर चतुर्भुज की भी होती हैं, लेकिन ट्रेपेजियम की नहीं होती हैं। अच्छे पॉइंट से सारे के सारे इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं पेपर में। सभी कोण समान और समकोण होते हैं, केवल आयत का होगा और वर्ग का होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। सही बात है। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, केवल और केवल स्क्वायर में काटेंगे और रोम्बस में काटेंगे। ध्यान रखना ये पॉइंट है, समांतर चतुर्भुज में नहीं काटते 90 डिग्री पर। विकर्ण शीर्ष के कोण को समद्विभाजित करते हैं, केवल और केवल आपके वर्ग में करेंगे और रोम्बस में करेंगे। तो ये जो लास्ट की दो प्रॉपर्टी है ना, ये वर्ग और रोम्बस की तरह बहुत ज्यादा सक्सेसफुल प्रॉपर्टी है, उन्हीं को ही वो मिली है वैल्यू इसमें। आई बात समझ में? डियर कैसा लग रहा है ये दिल से तो बताओ यार, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? ये मेहनत का जो फल है निकलेगा नहीं निकलेगा? हाँ निकलेगा नहीं निकलेगा बताओ तो दो। अच्छा लग रहा है दिल से लाइक करो। जो बच्चा नया देख रहा हो ना, सब्सक्राइब करके रख लेना, मजा आ जाएगा आपको। आइए क्वेश्चन करिए, अब कुछ क्वेश्चन निपटाते हैं। सर जीडी का क्लास कब से स्टार्ट होगा? जल्दी कर रहा हूं स्टार्ट, चिंता ना करिए, है ना। अगर मान लीजिए ये 45 है तो ये क्या होगा सर? 180 बनना चाहिए, तो सर 5 दे दोगे 135। अगला करेंगे, खटाखट करेंगे ना, टाइम ना ले ज्यादा। हाँ, दो समांतर भुजाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उनके अंतःकोणों का अनुपात क्या होगा? 7:3। तो अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 1 बराबर कितना हो गया? 18। तो इनका अंतर कितना आ रहा है? 4:72। अगला, एक समांतर चतुर्भुज के दो आंतरिक कोणों को P और Q के समद्विभाजित बिंदु T पर, तो देखो कल भी क्वेश्चन आया था यही सेम। यार ऐसा है कि आपने ये क्या किया, आपने इसका बाइसेक्टर किया, आपने इसका बाइसेक्टर किया। मैं ये नहीं कहता कि एंगल बाइसेक्टर कर दिया आपने, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इन दोनों का जो योग होगा वो 180 होगा, तो इनका आधे का जो योग होगा वो दोनों को मिलाकर 90 तो होगा ही। तो ये 90 है, तो ये वाला एंगल पूछा है, तो ये हमेशा 90 होगा। इसी प्रकार इन दोनों को मिलाओगे तो भी ये 90 होगा। अभी बोलते हैं स्क्वायर बनता है, ठीक है, तो आंसर होगा 90। स्क्वायर क्या बनेगा? चलो अगला करो। ट्राइंगल एबीसी में आयत बनता है ना, स्क्वायर नहीं आयत बनेगा। ये आयत बनेगा, है ना, दिमाग में रखना। इससे भी एक आयत बन जाता है। बताओ भाई, क्वेश्चन बढ़िया है, बताओ आराम से बताओ। कौन सा है जो समांतर जाता है? जल्दी बताओ यार। सेंट्रोइड, केंद्रक, कि एक ट्राइंगल एबीसी का बिंदु ए सीधी रेखा बीसी के समांतर जाता है। तो निम्न में से कौन बीसी के समांतर एक सीधी रेखा में साथ जाता है? केंद्रक जाता है भाई। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना। किसी त्रिभुज के परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र और केंद्रक एक ही हैं, तो वो त्रिभुज कौन सा कहलाएगा? परिकेंद्र भी वही है, अंतःकेंद्र भी वही है, लंब केंद्र भी वही है और केंद्रक भी वही है, तो वो एक ही हो सकता है जो कि समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। निम्न में से किस ठोस में सबसे अधिक शीर्ष होते हैं? बताओ कौन सा ऐसी आकृति है? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को बोलते हैं घनाव। घनाव में शीर्ष होंगे ज्यादा, या प्रिज्म में होंगे, त्रिभुजाकार प्रिज्म में, या
षटभुज में होंगे, षटभुज पिरामिड में, षटभुज पिरामिड, और या फिर चतुष्फलक में होंगे। बताइए भाई, निम्न में से कौन सी आकृति में सबसे ज्यादा शीर्ष होंगे? बता दो। चलिए, तो कौन जीता? क्यूबॉइड जीता। सब कैसे जीता? अब तुम में से कई बच्चों को पता ही नहीं होगा वैसे तो, खैर यही तो कमी है, बाकी तो सब करना सब चाहते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। ये क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड में कितने आ रहे हैं गिन के बताओ तुरंत। सर 4 और 4 8। ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म, प्रिज्म ऐसी आकृति होती है दोस्तों, ये एक प्रिज्म, ये ट्रायंगल बन गया, ऊपर नीचे की लेयर समान हो गई, यह एक बन गया, तो कितने शीर्ष हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ट्रायंगुलर प्रिज्म में होगा 6। हेक्सागन पिरामिड, यानी कि एक आपने हेक्सागन बनाया, एक पिरामिड बना देते हैं तो एक पॉइंट पर जाकर मिल जाते हैं सारे पॉइंट, है ना? तो ये 1 और 6 7। और टेट्राहेड्रन, चतुष्फलक, इसके कितने होंगे? 5, सॉरी 5 क्या 4 ही हैं। तो सबसे बड़ा कौन? क्यूबॉइड होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सारे डाउट क्लियर हो गए? हाँ, अगला करें। ट्राइंगल एल एम एन की भुजा एम एन को एक्स तक बढ़ाया जाए। सर एल एम एन बना दिया मैंने, ये एल है, ये एम है और ये एन है, इसको एक्स तक बढ़ाया जाए। एल एन एक्स दे रखा है आपको 117 डिग्री, तो एंगल एम क्या है? L/2 है, या मैं कह देता हूं ये 2x है तो ये x हो गया। तो आपको पता है ना आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो 3 3 9 3 नाम 27, x बराबर आ गया 39, तो L बराबर कितना हो जाएगा? 39 दूनी 78 डिग्री। अगला, एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के बाहर स्थित है। एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के भीतर स्थित है, माफ कीजिए, मैंने एक चतुर्भुज बनाया आपके कहने पर। O केंद्र है सर, मान लिया। BOC 92 है, मान लिया भाई। ADC 112 है, ADC ये 112 है। ABO बता दो, ABO ये वाला कौन क्या होगा बताओ? तो गुरुजी देखो, अगर मैं बात करूं ABC कितना हो जाएगा बता सकते हो क्या? सर ये वाला पूरा कौन हो जाएगा 68। क्यों? अरे भाई आमने सामने वाले कौन चक्रीय चतुर्भुज हो गया ना, 180 होता है। बोले सर सही है। अगर मैं OBC में जा रहा हूं, OBC में, अब ये केंद्र है तो क्या ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या बराबर, त्रिज्या तो बराबर ही होंगी, तो ये वाले कौन कितने हो जाएगा? सर 92, ये हो गया सर 88, है ना? ये 44 हो गया। पूछा क्या गया है? ABO बता दो, ABO, तो 44 घटा दो भाई 68 में से, 24 बी ऑप्शन। अगला, एक ट्राइंगल ABC में B और C का द्विभाजक, देखो ये तो बना ही सकते हो आप, जैसे कि एक ट्राइंगल दे दिया आपको ABC और इसमें बोला गया है B और C का द्विभाजक, यही आ गया। कौन सा क्वेश्चन है ये? आई वाला, क्या O पर मिल रहा है? ठीक है, तो BOC दे दिया 122, आपको A निकालना है। कैसे करोगे? अभी सिखाया ना कि 122 कब बनता है? ये बनता है 90 प्लस पीछे वाला एंगल का बटे 2 करने पर। और ये कौन सा केंद्र है? अंत केंद्र। तो ये हो गया सर 32/64 हो जाएगा, 64। अगला, ट्राइंगल ABC में AB और AC भुजाओं को बढ़ाया जाता है। अब ये देखो बाह्य कोण आ गया, जैसे कि यहां देखो ABC बनाया आपने, ये ABC, AB और AC को बढ़ाकर P और Q तक बढ़ा दिया। PBC
और QCB, PBC का द्विभाजक और QCB का द्विभाजक R पर मिलते हैं। R की वैल्यू 66 है, A की वैल्यू बताओ। कैसे बताओगे सर? 90 डिग्री माइनस का A/2 अभी तो बताया था, तो ये हो जाएगा सर 4 70 24 दूनी 48, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, मजा आ रहा है? अच्छा हाँ, अगला भी कर दें खटाखट खींच दें। सर एक चक्रीय चतुर्भुज बना दूं मैं आपके लिए? मैंने कहा बनाओ, बढ़िया गर्मा गर्म चक्रीय चतुर्भुज। इसका क्या है सर? ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। एंगल A कितना है? 67 डिग्री। एंगल B कितना है? 92। अब चक्रीय चतुर्भुज की खास बात आप जानते ही हैं, इनका अंतर पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 70 और 10 80, 80 और 100 180, 113 है ना। और ये कितना हो जाएगा सर? 88। अंतर कितना आ रहा है? 25। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को P पर काटते हैं। अभी कटवा देते हैं सर। इसके डायगोनल हैं, P पर काटते हैं। AB बराबर BC है, AB बराबर BC। सामने का कोण बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। ये बराबर है तो ये भी बराबर है, ये बराबर है तो ये भी बराबर है। अरे वाह। BAC कितना है? BAC ये 30 डिग्री है, तो PCD कितना होगा? PCD निकालो भाई। ये 30 है, ये 60 है, ये 60 है तो ये पूरा 120, तो ये 30 30। PCD यही तो निकालना है। करो कैलकुलेट। वा कितना निकल कर आ रहा है? 50 के करीब आ रहा है क्या? तो ये 30 30 कर दिया आपने, 80 माइनस 30। अरे यार एक वो भी तो है, DBC 70, DBC ये 70 है, ये हो गया 50, खेल खत्म। ये 50 तो ये भी 50। अगला, एक ट्राइंगल ABC में ये 90 डिग्री है। कौन सा एंगल? BAC, ये 90 डिग्री है भाई, ये 90 डिग्री है। और बोला गया सर AD जो है वो BC पर लंब है। अब AD की वैल्यू दे रखी है 8.4, BD की वैल्यू कितनी है? 4.8, और आपको BC की वैल्यू निकालनी है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, बता दूं आपको। कभी भी फॉर्मूला बताया है मैंने, तो AD स्क्वायर बराबर होता है BD इंटू DC, यानी कि इन दोनों का x मान लो इसको। तो सर ये हो गया सर 8.4 गुणा 8.4 बराबर 4.8। ये किसके बराबर है? DC के बराबर। सॉल्व करूंगा ही करूंगा। 12 चौके 48, 12 सत्ते 84, 21 चौके 84 है ना, 14.7। इनको जोड़ूंगा तो ये आ रहा है सर 19.5। मजा आ रहा है? अच्छा लगा ना डियर? एंगल BD और CD समझे, वही वाला कौन है? सेम क्वेश्चन अभी किया था ऐसा, यही क्वेश्चन है, यही वाला सेम क्वेश्चन है। कर लोगे ये वाला? इसका आंसर मुझे होमवर्क में देना कमेंट सेक्शन में। और अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसको मैं बता रहा हूं। आप मुझे बताइए सर ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अगर ABC एक समबाहु है, इसलिए एंगल D और E बता दो। ये वाला कोण क्या होगा सर बताओ? और ये वाला कोण क्या होगा? भाई देखो ऐसी बात है, घर वाली बात बता रहा हूं। ये 60 है ना, तो ये भी 60 होगा लो, और ये 60 है तो ये 120 होगा लो। और बताओ
5 सेकंड का काम है। क्यों? क्योंकि जीवा द्वारा एक ही तरफ बने हुए कोण बराबर होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये 60 है तो आमने सामने वाले 180 होंगे, चक्रीय चतुर्भुज की बात। कैसा लगा पूरा खूबसूरत सेशन डियर? आप दिल से बताइएगा। जो बच्चा चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सारी चीजें आती हैं और मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं। देखोगे तभी जब परमानेंटली जुड़ जाओगे। ज्योमेट्री हो गया। कल होगा 5:30 बजे। ये बट्टे के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों अपन 2 नंबर छोड़ें? 2 क्वेश्चन डेली आ रहे हैं। और कल एक जो पेपर है उस पेपर का एग्जाम एनालिसिस के लिए जो क्वेश्चन है, आप मुझे 8005663101 पर सेंड कर देना। व्हाट्सएप नंबर है। मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाना, मैथ्स बाय साहिल सर पर। इस पर पीडीएफ में डाल दूंगा इस सेशन की भी। साथ के साथ मैं कहना चाहता हूं कि रैंकर्स बैच में जुड़ने का अच्छा मौका आज रात तक ही है, 12 बजे तक। जो भी विद्यार्थी 31 अगस्त से पहले पहले जुड़ जाएगा उसको 30% का ऑफर मिलेगा। नॉर्मली साहिल 10 लगाकर केवल 10% मिलता है। अगर 30% चाहते हो तो अभी मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ो। रात को 12 बजे से पहले पहले शानदार पढ़ा रहा हूं। कल से ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाएगा। एसएससी एग्जाम पर जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, साहिल 10 लगा देना है। अब जैसे लगाओगे, अप्लाई करते ही डिस्काउंट आपका तुरंत मिलना है। अभी 30% चल रहा है रात को 12 बजे तक। इसके बाद का हम नहीं जानते कितना होगा। आज के डाउट रेज एंड सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोर्स लेने में दिक्कत हो रही है तो 8005663101 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे। ये बुक फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दूंगा। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें अभी। मजा आ गया? अरे आनंद उठाओ आप मेरे राज में। ठीक है, तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी तक, सब्सक्राइब जरूर करें डियर, जिससे कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊंगा। ओके, तो टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू, और मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, और जो बच्चे ने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तुरंत कर ले। बाय बाय।